हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इवोल्यूशन के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। वहाँ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि लेमार्किज्म क्या होता है, लेमार्क के डिस्क्राइब किए गए या उनके द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट्स जिन्हें लेमार्कवाद के नाम से पढ़ा जाता है वो क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा बैक पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि लेमार्क ने बताया था एक्वायर्ड कैरेक्टर्स चाहे वो कोई भी हो वो इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, लेमार्किज्म या लेमार्कवाद यही कहता है हमें कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अडेप्ट होने के लिए नए ऑर्गन्स, नए कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट हुई है, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नए जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होते जाते हैं। क्लियर है, ये लेमार्क ने बताया था। अब ये थ्योरी हमें कन्विंसिंग लगती है, ठीक है, मानने लायक है, क्योंकि इसने एग्जाम्पल भी दे दिए थे स्नेक और जिराफ का, तो मानने लायक लगती है हमें ये थ्योरी। हमें ये लगता है कि सिंपल सी थ्योरी है और मानने लायक है, सही भी होगी, बट एक्चुअल में ये थ्योरी सही नहीं थी। ठीक है, फिर ये किसने बताया कि ये थ्योरी गलत है, इसमें कमी क्या है और इसकी कमी को सुधारा किसने। तो हम आज बात करेंगे लेमार्किज्म के बाद के पोर्शन में, जहां लेमार्किज्म को करेक्ट किया गया, एक तरह से लेमार्किज्म को रिजेक्ट करके नई थ्योरी दी गई जिसमें करेक्ट डेफिनेशन थी, करेक्ट डिस्क्रिप्शन था। क्लियर है, समझ रहे हो वो क्या थी। तो देखो नेक्स्ट जो थ्योरी आई वो है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म या जर्म प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी अगर बात करें किसने दी थी, तो ये थ्योरी दी गई है ऑगस्ट वाइजमैन के द्वारा। ऑगस्ट वाइजमैन जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1890 में ये दी थी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म या जर्म प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, 1890 में दी थी जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया इन्होंने और इस थ्योरी के पॉइंट्स क्या हैं, तो देखो यही वो थ्योरी थी जिसने रिजेक्ट किया था दिस थ्योरी रिजेक्ट्स लेमार्किज्म। इसी थ्योरी ने लेमार्किज्म को रिजेक्ट कर दिया था, लेमार्कवाद को रिजेक्ट किया था। ठीक है, इसी थ्योरी ने बताया था कि लेमार्किज्म गलत है। समझ गए, यानी इनहेरिटेंस ऑफ ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स गलत है। समझ रहे हो, तो इसने क्या कहा कि ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड, ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या फिर मैं कहूं तो वेरिएशंस आर नॉट इनहेरिटेड, कि सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते, हर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस नहीं देखने को मिलती। क्लियर है, समझ रहे हो कैसे बताया। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, मैं लिखूंगा परफॉर्म डेसिडुएशन या डीकैडुलाइजेशन। ठीक है, डीकैडुलाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है डीकैडुलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। डीकैडुलाइजेशन एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने व्हाइट माउस जो है, ठीक है, ही कट टेल ऑफ व्हाइट माउस for over 20 generations.
20 जनरेशन तक इन्होंने सफेद जो चूहे आते हैं उनकी पूंछ काटते रहे, ठीक है, सफेद चूहों की पूंछ काटते रहे ये 20 जनरेशन तक। समझ रहे हो, ये बताने के लिए कि हर एक्वायर्ड कैरेक्टर से इनहेरिट नहीं होता। सफेद चूहों की पूंछ 20 जनरेशन तक काटते रहे। एंड ऑब्जर्व द चेंज in length, observe the change in length of tail, और टेल की लेंथ में चेंज को ऑब्जर्व करते रहे कि कितना चेंज आता है, कितनी चेंज होती है टेल की लेंथ। अगर लेमार्क सही होता, ठीक है, अगर लेमार्क सही होते तो क्या होता, जैसे ये कट करते रहे माउस की टेल को 20 जनरेशन तक काटते रहे एक चूहे की पूंछ से, तो चूहे में ऐसी वेरिएशन, ऐसा एक्वायर्ड कैरेक्टर आ जाना चाहिए था कि उसको पता चल जाना चाहिए था उसके इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में उसे रखा गया है वहां उसके लिए पूंछ का कोई काम नहीं है, पूंछ जरूरी नहीं है और पूंछ काटी ही जाएगी। तो धीरे धीरे 20, 30, 40 जनरेशन में वो पूंछ धीरे धीरे काटने, हर जनरेशन में काटने के कारण धीरे धीरे छोटी होती आनी चाहिए थी, लेंथ कंटिन्यूसली डिक्रीज होती आती। अगर लेमार्क सही होता तो लेंथ कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहती। समझ रहे हो ना। और एट लास्ट क्या होता कि एक ऐसा टाइम भी आता जिस जनरेशन में पूंछ होती ही नहीं, क्योंकि उसको वो कैरेक्टर अडेप्ट करना पड़ा उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। समझ रहे हो। बट क्या हुआ, इन्होंने ऑब्जर्व किया लेंथ को और पता चला क्या पता चला वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। जल्दी से पॉइंट नोट डाउन कर लो। क्लियर है, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। ओके, तो देखो अब हम देखेंगे क्या पता चला, इन्होंने क्या पता किया था वो अब देखेंगे। ये चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट के पॉइंट्स। तो देखो उन्होंने टेल की लेंथ में चेंजेस को ऑब्जर्व किया, ठीक है, एंड सरप्राइजिंगली the length of tail in all generations are approximately similar। इन्होंने देखा कि हर जनरेशन में टेल की लेंथ में तो कोई चेंज आया ही नहीं, लगभग सारी सेम ही है, सिमिलर लेंथ ही रह रही है, ठीक है, सिमिलर ही लेंथ रही है। तो इस वजह से इन्होंने लेमार्किज्म को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बताया, तो पहले लिख लेते हैं। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट Wiseman rejects Lamarckism। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा वाइजमैन ने लेमार्किज्म को रिजेक्ट कर दिया था। ये एक्सपेरिमेंट देख करके वाइजमैन ने बताया कि हाँ भाई लेमार्क तू तो गलत हो, ठीक है, मतलब लेमार्क तू तो गलत था, ये बताया वाइजमैन ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो देखो फिर लोगों ने पूछा चलो वो तो गलत था, तूने ऐसा क्या किया कि हम तेरी माने, ठीक है, तो बोला एक्सपेरिमेंट तो दे दिया, तो फिर बता तू ही, लोगों ने पूछा कि तू ही बता कि कैसे एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, फिर उसको तो तूने गलत साबित कर दिया एक्सपेरिमेंट देख करके। अब तुझे ही बताना होगा कि कैसे कैरेक्टर्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उनको प्रूव कर। तो देखो फिर वाइजमैन ने क्या किया, वाइजमैन डिफरेंशिएट प्रोटोप्लाज्म
यानी साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इनटू टू टाइप्स, प्रोटोप्लाज्म को दो टाइप्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। कौन कौन से? तो देखो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के किए गए दो टाइप, प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म। दो टाइप कौन कौन से? एक को तो कहा गया सोमेटोप्लाज्म, और एक को कहा गया जर्मप्लाज्म। तो देखो सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म में डिफरेंस क्या था? सोमेटोप्लाज्म वाइजमैन ने बताया कि ये है साइटोप्लाज्म ऑफ सोमेटिक सेल्स, साइटोप्लाज्म ऑफ सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स यानी नॉर्मल बॉडी सेल्स, नॉर्मल बॉडी सेल्स सोमेटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होगा वो सोमेटोप्लाज्म कहलाएगा। और जर्मप्लाज्म क्या है? जर्मप्लाज्म है साइटोप्लाज्म ऑफ सेक्स सेल्स का साइटोप्लाज्म जर्मप्लाज्म कहलाता है। सेक्स सेल्स यानी जर्म सेल्स, उनका साइटोप्लाज्म जर्मप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। इन्होंने बताने के लिए, प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट दे दिया था, फिर लोगों ने पूछा कि हाँ तू ही बता फिर कैसे होगा, तो इन्होंने बताया पहले समझो, प्रोटोप्लाज्म को दो टाइप्स में बताया जाता है, दो टाइप्स में डिवाइड करूंगा मैं। सोमेटोप्लाज्म बॉडी सेल्स, नॉर्मल सेल्स का साइटोप्लाज्म, और जर्मप्लाज्म सेक्स सेल्स का साइटोप्लाज्म। समझ रहे हो? जल्दी से ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया, ठीक है। हो गए पॉइंट्स नोट डाउन? चले आगे, चलो। तो देखो ये वाइजमैन अपनी बात बता रहे हैं, ठीक, अपनी बात रख रहे हैं। इन्होंने सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर दिया। किसको? प्रोटोप्लाज्म को यानी साइटोप्लाज्म को। अब ऐसा क्यों किया वो तो इन्हीं से पूछना पड़ेगा, तो यही बता रहे हैं फिर ऐसा इन्होंने क्यों किया। देखो मेरे अंदर से वाइजमैन बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। देखो इन्होंने बताया कि जो सोमेटोप्लाज्म होता है ना, वो तो नॉर्मल बॉडी सेल्स का साइटोप्लाज्म होगा, जैसे ये एपिथेलियल सेल्स हो गए, इस तरह के सेल्स। और जर्मप्लाज्म होता है सेक्स सेल्स का, जर्मिनल सेल्स का साइटोप्लाज्म। तो क्या कहा इन्होंने, ये पॉइंट दे करके इन्होंने कहा कि द वेरिएशंस यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन सोमेटोप्लाज्म या फिर सोमेटिक सेल्स, are not inherited at all, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि सोमेटिक सेल्स में यानी नॉर्मल बॉडी सेल्स में, यानी नॉर्मल बॉडी सेल्स के साइटोप्लाज्म, सोमेटोप्लाज्म में जो भी वेरिएशंस आएंगी, जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, वो कभी इनहेरिट नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। समझ रहे हो? मतलब सोमेटोप्लाज्म की वेरिएशंस इनहेरिटेबल नहीं होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है? फिर इनहेरिटेबल क्या होता है? कौन से एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं? लोगों ने पूछा, इन्होंने बताया। इन्होंने क्या कहा? द वेरिएशंस या फिर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन जर्मप्लाज्म या फिर सेक्स सेल्स आर
इनहेरिटेड ओनली, ये वाइजमैन ने कहा था। वाइजमैन ने क्या कहा था कि देखो जो वेरिएशंस है, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, जो सोमेटोप्लाज्म में डेवलप होते हैं, वो तो कभी इनहेरिट होंगे ही नहीं, ठीक है। जबकि जो जर्म सेल्स में, जर्म प्लाज्म में, सेक्स सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक्वायर्ड कैरेक्टर या इनहेरिटेबल वेरिएशंस आएंगी, वही इनहेरिट होंगी, वही वेरिएशंस इनहेरिट होंगी, उनका ही इनहेरिटेंस देखा जाएगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। समझ रहे हो? क्लियर है? और समझ रहे हो? चलो, ये पॉइंट लास्ट पॉइंट था किसका? थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म का। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्लियर है? हो गया? चलो, समझ आया थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म या जर्म प्लाज्म थ्योरी? जर्म प्लाज्म थ्योरी में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ लेमार्क को गलत साबित किया गया था, और बात भी सही थी, लेमार्क था भी गलत, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, जबकि सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होते। तो सिर्फ सोमेटोप्लाज्म को छोड़ करके बचे हुए जर्म प्लाज्म के अंदर जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आते हैं, जो वेरिएशंस आती हैं, वही इनहेरिट होती हैं। समझ गए? तो ये थी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म बाय ऑगस्ट वाइजमैन, अ जर्मन बायोलॉजिस्ट, पुट हिज थ्योरी इन 1890। ठीक है, अब इसके बाद क्या पॉइंट आता है? इसके बाद पॉइंट आता है कि एक थ्योरी पढ़ी जाती है जिसे कहा जाता है नियो लेमार्किज्म। नियो लेमार्किज्म, देखो ये लेमार्किज्म की एक डेवलप्ड फॉर्म है। लेमार्किज्म की यानी लेमार्क की थ्योरी की एक डेवलप्ड फॉर्म है जिसे नियो लेमार्किज्म, नव लेमार्कवाद कहा जाता है। नव लेमार्कवाद कहा जाता है। नव लेमार्कवाद क्या था? देखो लेमार्क तो सल्ट गया था, ठीक है, थ्योरी दे दी, थ्योरी की मतलब रिजेक्ट कर दिया गया थ्योरी को। समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ? थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, अब थ्योरी तो चली नहीं, तो लेमार्क भी नहीं चला और सल्ट गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि लेमार्क के जो डिसिपल्स थे, लेमार्क के जो शिष्य थे, उन्होंने क्या किया, अपने गुरु की बेइज्जती ना हो इसलिए इनकी दी गई थ्योरी को थोड़ा सा एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश की है। थोड़ा सा एक्सेप्टेबल यानी ऐसी हो जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ऐसी बनाने की कोशिश की है। तो ये है नियो लेमार्किज्म, ठीक है, ये है नियो लेमार्किज्म। और इसमें साइंटिस्ट आते हैं, वो है नियो लेमार्कियंस, ठीक है, नियो लेमार्कियंस, यानी लेमार्क के जो डिसिपल्स है, जो शिष्य हैं, उन्हें कहा जाता है नियो लेमार्कियंस, ठीक है। और वो है नियो लेमार्किज्म को देने वाले। समझ गए? इसमें कौन कौन थे? तो देखो लेमार्क के डिसिपल्स यानी लेमार्क के शिष्य कौन कौन थे? नियो लेमार्किज्म दी गई बाय कोप, ठीक है, ऑसबोर्न, कोप, ऑसबोर्न, ऑसबोर्न, पैकार्ड, कोप, ऑसबोर्न, पैकार्ड एंड स्पेंसर। कोप, ऑसबोर्न, पैकार्ड एंड स्पेंसर इन्होंने दी थी थ्योरी नियो लेमार्किज्म, ठीक है, नियो लेमार्किज्म। तो इस नियो लेमार्किज्म में क्या बताया गया? नियो लेमार्किज्म में क्या बताया गया? तो देखो द नियो लेमार्कियंस modify the Lamarckism, या फिर तुम लोग कह सकते हो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, Lamarckism, to make it acceptable, to make it acceptable, to make it acceptable। देखो
इन्होंने क्या किया कि लेमार्किज्म को मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा, ताकि लेमार्किज्म एक्सेप्टेबल हो जाए। ठीक है, मॉडिफाई कैसे किया, क्या बताया इन्होंने ये बताया कि देखो हाँ भाई, लेमार्क जो बता के गया, चलो मान लिया वाइजमैन ने उसे गलत साबित कर दिया है, प्रूव कर दिया है, फिर भी हम हारेंगे नहीं। ठीक है, बड़ी कुत्ते की पूंछ जैसे हैं, बड़े टेढ़े हैं। ठीक है, सीधे तो होंगे नहीं, तो अपनी बात तो किसी न किसी तरह बताए ही कि हमारी मानी जाए। ठीक है, तो देखो इनकी इस थ्योरी से पता चलता है कि इनके टीचर के लिए, इनके गुरु के लिए इनकी डेडिकेशन कितनी मायने रखती थी। हम गलत हों भले ही, बट वो सही साबित हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दिस थ्योरी explains that although all acquired characters are not inheritable, but are not inheritable only variations in germplasm are inherited but acquired characters in somatic cells are also inherited देखो इन्होंने क्या कहा कि चलो मान लिया, हमें पता है कि सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिटेबल नहीं होते, सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं हो सकते, वंशानुगत नहीं हो सकते, सिर्फ वही कैरेक्टर्स, वही वेरिएशंस इनहेरिट होंगी जो जर्म प्लाज्म में आएंगी। परंतु सोमेटिक सेल्स के एक्वायर्ड कैरेक्टर भी, सोमेटोप्लाज्म की वेरिएशंस भी इनहेरिट होती हैं। अब वो कैसे होती है ये बताना है इन्हें। ठीक है, वो कैसे होती है ये बताना है। तो देखो नोट डाउन कर लो ये पॉइंट दो नियोलेमार्किज्म के। ठीक है, को पोस्टबोर्न, पैकार्ड और स्पेंसर जैसे साइंटिस्ट ने मिलकर के दी थी नियोलेमार्किज्म थ्योरी, इसलिए इन्हें कहा जाता है नियोलेमार्कियंस। हो गया। चलो इन्होंने कहा कि चलो मान लिया सारे इनहेरिट नहीं होते एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, बट सिर्फ जर्म प्लाज्म वाले भी अकेले नहीं होते, सोमेटिक सेल्स के अंदर भी जो वेरिएशंस आती हैं वो कुछ वेरिएशंस इनहेरिट होती हैं। अब वो कैसे होती है तो देखो कैसे होती है, तो देखो सोमेटिक सेल्स की वेरिएशंस कैसे इनहेरिटेबल है ये समझने की कोशिश करो नियोलेमार्किज्म से। तो इन्होंने बताया द डेवलपमेंट या फिर मैं कहूं कि वेरिएशंस इन सोमेटिक सेल्स causes some special secretions, causes some special secretions कि देखो
सोमेटिक सेल्स में जो वेरिएशन आती है, जो डेवलपमेंट होती है, उसकी वजह से कुछ स्पेशल सिक्रीशंस होती हैं, कुछ स्पेशल केमिकल, स्पेशल जो सब्सटेंस है वो सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। एंड दीज सिक्रीशंस are transferred to germ plasm या फिर मैं कहूं टू सेक्स सेल्स बाय ब्लड, ठीक है। क्या होता है, देखो मान लिया सोमेटिक सेल्स की वेरिएशन, सोमेटोप्लाज्म की वेरिएशन डायरेक्ट इनहेरिट नहीं होती, बट एक अलग रास्ता तो अपनाती है, ये इन्होंने कहा था। वो कैसा रास्ता है कि इनकी वेरिएशंस के कारण, इनमें डेवलपमेंट के कारण कुछ स्पेशल सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, और यही सिक्रीशंस ब्लड के थ्रू जर्म प्लाज्म या सेक्स सेल्स तक पहुंचती है, ठीक है, जर्म प्लाज्म या सेक्स सेल्स तक पहुंचती है, समझ गए। एंड by mixing up with germ plasm, और germ plasm के साथ मिल जाती है the variations of somatic cells, are also inheritable, जर्म प्लाज्म के साथ मिलने के कारण सोमेटिक सेल्स की या सोमेटोप्लाज्म की वेरिएशंस भी इनहेरिटेबल हो जाती है, इनहेरिट हो सकती है, ये बताया था इन्होंने। अब देखो मैं एक लाइन में बोल देता हूं इन्होंने क्या बताया। तो देखो लेमार्क ने बताया सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक है। फिर आया ऑगस्ट वाइजमैन, बोले ना सारा को नहीं हुआ है, गलत बात है, मतलब सभी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं हो सकते, सभी वेरिएशंस इनहेरिटेबल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ। फिर लोगों ने पूछा क्या, फिर कौन सी उसी, लेमार्क तो चल गलत हो गया, तू क्या कर सी, फिर सही करी ना, कौन सी वेरिएशंस इनहेरिट हो सकती हैं। तब वाइजमैन ने बताया, ऑगस्ट वाइजमैन ने, कि देखो हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को सोमेटिक सेल्स और एक को जर्म सेल्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सोमेटिक सेल्स नॉर्मल बॉडी सेल्स, जर्म सेल्स सेक्स सेल्स, जिनसे गैमेट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो देखो जो वेरिएशंस सेक्स सेल्स में होगी ना, जर्म सेल्स में या जर्मिनल सेल्स के साइटोप्लाज्म जर्म प्लाज्म में होगी, वही इनहेरिट होंगी। बाकी सोमेटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म यानी सोमेटोप्लाज्म वाली वेरिएशन कतई इनहेरिट नहीं होगी, कतई इनहेरिट नहीं होगी। अच्छा चलो, लोगों ने ये भी मान लिया, ठीक है, ठीक कहता होगा, कह रहा है तो मान लेते हैं, तो मान लिया। फिर देखो ये थे लेमार्क के शिष्य, जैसे कोप है, ऑसबोर्न, पैकार्ड और स्पेंसर जैसे, इनको इचुल कि भाई हमारे गुरु को गलत कैसे साबित कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, हम सही साबित करेंगे बोले, तो लेमार्किज्म को मॉडिफाई करके बना दिया नियो लेमार्किज्म। नियो लेमार्किज्म में इन्होंने बताया कि चल वाइजमैन ठीक है, तेरी बात मान ली, पर मैं ही मानना नामद को नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि सोमेटिक सेल्स की वेरिएशंस या उनके अंदर आने वाली डेवलपमेंट डायरेक्ट इनहेरिट ना होकर के इनडायरेक्टली इनहेरिट होती है। कैसे कि उनकी वेरिएशंस के कारण उन सेल्स में कुछ स्पेशल सब्सटेंस सीक्रेट किया जाता है। सोमेटोप्लाज्म में आने वाली वेरिएशन के कारण, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के कारण सोमेटिक सेल्स कुछ स्पेशल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, और ये सीक्रेशंस ब्लड के थ्रू जर्म प्लाज्म में जाकर के मिलती है, सेक्स सेल्स के पास जाती है, ठीक है, और मिल करके ये इनहेरिट हो जाती है, ठीक है। जब ये मिल जाती है, मिक्सअप हो जाती है किसके साथ, जर्म प्लाज्म के साथ, तो ये भी इनहेरिट हो जाती है। इस तरीके से सोमेटिक वेरिएशंस भी इनहेरिट होती हैं, ये बताया था नियो लेमार्कियंस थे, ठीक है। समझ रहे हो ना, वीडियो पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी, समझ गए। चलो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।